सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड, हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे, हम बनाएंगे इस मुल्क को दोबारा, तामीर करेंगे इस मुल्क की दोबारा। मैं आपको आज से बताता हूं कि अगर इनमें से कोई जीत जाते हैं तो अगला दिन वो धरना वरना की सियासत फिर से शुरू होना है। चौथी बार अगर बन भी गया तो 6 महीना के अंदर ही अंदर उसने वही रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज रात 12 बजे कैंपेन का वक्त खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सारी इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी और उसके बाद कल छुट्टी का दिन होगा, परसों इलेक्शन होंगे और एक दिन बाद जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो उसके बाद बहुत बड़ा सवाल होगा कि कौन गवर्नमेंट बना रहा है, कौन हुकूमत नहीं बना रहा। ये जो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं एक नया पोलराइजेशन का दौर स्टार्ट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने वार्निंग दी है कि अगर इनमें से यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कोई शख्स बन गया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई शख्स बन गया तो फिर एहतजाजी धरने शुरू हो जाएंगे। तो ये किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि एहतजाजी धरने स्टार्ट हो जाएंगे? क्या अगले 5 साल भी इसी पोलराइजेशन का शिकार रहेंगे हम? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और आज इमरान खान साहब के साथ 2 लोगों की अहम मीटिंग हुई। एक राजा नासिर अब्बास साहब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, वो जेल में जाके इमरान खान साहब से मिले और इसके साथ बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात भी हुई। ये पिछले 5.5 महीनों में पहली मुलाकात है फैमिली के अलावा और वकला के अलावा। तो ये 2 लोग क्यों खान साहब के पास गए और इससे रिलेटेड जो स्पेकुलेशंस हैं वो भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो निगरान हुकूमत उसके बारे में एक रिपोर्ट आई है कि उन्होंने पिछले 6.5 माह में 39 खरब 90 अरब रुपया कर्जा लिया है, जो रिकॉर्ड है। और ये पिछले जो 6 माह है उससे 185% ज्यादा है। तो ये इतने ज्यादा कर्जों का बोझ ये गवर्नमेंट छोड़ के जा रही है, तो इसको कहां रखा जाएगा? इससे अच्छा था निगरान हुकूमत होती ना। ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। डॉक्टर फरहद सलीम साहब हमारे साथ होंगे और हम कोशिश करेंगे कि शो में अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी शामिल कर सकें। नाज बलोच साहब, ये फरमाइएगा, ये जो बिलावल भुट्टो साहब की धमकी समझें इसको या इसको फिर एक पॉलिटिकल विजडम समझें कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जीत गए तो फिर दोबारा धरने होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, देखें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं माजी की जो इंसान, मैं समझती हूँ कि अपनी PMLN का जो एक तरीका कार है, बल्कि इसको तरीके वारदात कहा जा सकता है कि आप जब इलेक्शन से पहले ही हतमी नताइज 2013 के अभी तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन PMLN की लीडरशिप जो है वो पहले ही तकरीर कर चुकी है और अपनी विक्ट्री स्पीच इन्होंने जब दे दी तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। कैंडिडेट्स के पास अपने रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए थे, फॉर्म 45 नहीं थे उनके पास, और यहाँ पे नून लीग के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने आप को वजीर आजम कह चुके थे। इस दफा तो इन्होंने उससे भी 10 कदम आगे बढ़ के आज अखबारों की आप सुर्खियां देखें तो इश्तिहार ऐसे ऐसे लगाए गए जिसके ऊपर बाकायदा वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया, और ये कहीं नहीं मेंशन कि ये पेड कंटेंट है, ये कोई इश्तिहार है। और ये मेंशन किए बगैर उन्होंने जो है अपने आप को वजीर आजम का जैसे कोई एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लोगों के अंदर ये तरीके। और ताज्जुब की बात ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। किस तरह अखबारों ने, मीडिया ने ऐसी चीज को एक इश्तिहार के तौर पे एक कंफ्यूजन के तरीके से छापा कि लोगों में एक तासुर जाए कि गोया के कोई इलेक्शन के फैसले हो गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये वो चीजें हैं जिससे एक इंप्रेशन जाता है कि दोबारा एक खाम। लेकिन ये तो वही लोग नहीं है जिनके साथ आपने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, 16 महीने आप उनके साथ एंजॉय करते रहे इक्तदार को, और फिर आज आपको महसूस हुआ कि ये नवाज शरीफ 2013 वाला नवाज शरीफ है। देखें, जब उस वक्त इत्तेहाद हुआ था PDM का, हमने उस वक्त भी वाज़ेह तौर पे ये बात कही थी कि उस वक्त भी हमने वाज़ेह तौर पर ये बात कही थी कि जी जावेद चौधरी साहब जी, आपको आवाज आ रही है? बात कीजिएगा जी ना साहिबा जी, आवाज आ रही है जी आपके जी जी अच्छा जी। तो हमने आपकी चैनल से बार बार एक्चुअली दोबारा कॉल आ रही है, दैट्स इंटरप्टिंग अ लॉट। जी आप बोलिएगा। हाँ जी
जी, तो वो आपकी स्काइप से दोबारा कॉल्स आ रही हैं मुझे, तो आप उनको अगर बैक एंड मैं दोबारा आपके पास आता हूं, दोबारा वापस आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये अब तो ज़ाहिर इलेक्शन सर पे हैं, बल्कि एक दिन रह गया इस दरमियान, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपको कैंपेन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद आप बड़े होपफुल हैं। तो ना जलसा हुआ, ना कैंपेन हुई, उम्मीदवारों को आप नहीं जानते, उम्मीदवार अपने हलकों के बारे में नहीं जानते, वो हलकों में पहुंच नहीं सके, कैसे इलेक्शन जीते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि हर चीज में कहीं ना कहीं सबब अल्लाह ताला बना देता है, इसमें कोई शक नहीं। आप उसकी बात करते हैं कैंपेन नहीं कर सके, एज वी स्पीक NA 219 के कैंडिडेट जो थे डॉक्टर मुजफ्फर पकड़ लिया गया है, PP 206 सैयद हुसनैन शाह पकड़ लिए गए हैं, NA 73 अली असजद मली पकड़ लिए गए हैं, PP 168, PP 17, PP 231 सरगोदा, PP 35, इन सब के कैंडिडेट्स और साथ वर्कर्स और उनके बच्चों को या उनको किसी को सबको पकड़ लिया गया एज वी स्पीक। आज के दिन, कल के दिन, पिछले 2 दिनों में ये हुआ है। हर जगह पे जाके देखें जहां पे जलसे हो रहे हैं, वहां पे PTI वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिनके जलसों को या जिनकी रैलीज को इजाजत नहीं दी जाती, बाकी हर एक को दी जा रही है, सिर्फ PTI वालों को इजाजत नहीं दी जा रही है। और उसके ऊपर फिर मतलब इजाजत ना देने के बाद फिर आंसू गैस भी फेंके जा रहे हैं, फिर उसके अलावा उधर लाठी चार्ज भी हो रही है। तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि हम लोग जा किस तरफ रहे। लेकिन आपने सवाल किया कि हम क्यों हैं। देखिए, इस तरह है कि इमरान खान ने को उम्मीद इतनी है इस कौम से, अब उस बंदे की उम्मीद को देखे ना, या उसके यकीन को अगर उम्मीद पूरी नहीं होती तो फिर कौम के खिलाफ होंगे। देखिए, इसे मैं ये समझता हूं जितना यकीन उनको है ये कौम निकलेगी बाहर, ये कौम परसों निकलेगी आज तक। और ये याद रखें, आज तक, आज रात तक या कल सुबह तक, इससे पहले कि जब ये सारे इंटरनेट वगैरह बंद हो जाए, ये हर एक शख्स, खासतौर पे यंगस्टर्स और सारे इन लोगों ने अपने इलाके के लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। इनको ये भी पता है कि 2 नंबरी हो गई। लेकिन जैसे आपको यकीन है कि इमरान खान साहब जीते? देखिए, मेरा ये ख्याल है, अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं नॉट बिकॉज आई एम कि मैं तहरीके इंसाफ से हूं, मुझे ऐसे लगता है, जो मैं लोगों से सुन रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, सिंध में इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी बनाएगी, लेकिन कराची में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। ठीक है, वो भी उम्मीदवार, बलूचिस्तान में भी आपके लोग नहीं है, बलूचिस्तान में हमारे नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, पहले भी नहीं थे, लेकिन वी डोंट नो। KP हमारे पास है इंशाल्लाह ताला, ठीक, उसमें आजाद लोगों की आजाद गवर्नमेंट होगी। ठीक है, अब आ जाती है पहली गवर्नमेंट होगी जो आजाद होगी, वहां पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक होगा, लेकिन अभी वो अनरजिस्टर्ड टाइप की गाड़ी होगी। ठीक है ना। तो आप एक ऐसी गवर्नमेंट बना रहे हैं जिसके पीछे पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, जिसके पास पार्टी का सिंबल नहीं है, झंडा है, सिंबल नहीं। ठीक है, अब बात आ जाती है पंजाब की। अच्छा, जो फेडरल है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। मेरा यह ख्याल है कि फेडरल में किसी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी, लेकिन जो करीब तरीन होंगे वो आजाद लोग होंगे। अच्छा, अब ये याद रखिए, ये आजाद लोगों को जरूरी नहीं है कि 3 दिनों के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना जरूरी है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो 3 दिनों में ज्वाइन करेगा, ठीक, नहीं करेगा तो वो आजाद रहेगा। अब वो आजाद रह के वो किसी आजाद। वैसे एक सवाल ये भी है, मैं आगे बढ़ना है, मैंने सवाल आपके पास छोड़ना है कि राजा नासिर अब्बास साहब आज मिले हैं इमरान खान साहब से, और ये जब से वो गिरफ्तार हुए हैं, पहले एक शख्स है जिनका फैमिली के साथ ताल्लुक नहीं, वकील नहीं है, जिनको अलाउ किया गया कि आप इमरान खान साहब से मिलने, ये और बैरिस्टर सैफ साहब गए। इन्होंने कोई एक फार्मूला पेश किया इमरान खान साहब को कि जब आपके आजाद उम्मीदवार जीत जाएं तो उन्हें हमारी पार्टी में शामिल करके आप इक्तदार में आ सकते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मैं आगे जाऊंगा डॉक्टर फरक सलीम साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए सर, आपकी खबर है कि ये जो निगरान हुकूमत है, इससे 185% कर्जे पिछले 6 महीने के मुकाबले में ज्यादा लिए, तो ये तो बहुत ज्यादा कर्जे छोड़ के जा रहे हैं, तो इस निगरान हुकूमत की क्या जरूरत है फिर? ये एक खबर जो गर्दिश कर रही है वो यही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया है तो पिछले 6 महीने के दौरान, जो जून जुलाई से शुरू होकर दिसंबर तक मामला जाता है, उसमें जो हुकूमती बजट का खसारा है वो कोई 2.7 खरब रुपए का, ट्रिलियन रुपीस का है, और तकरीबन इतना ही कर्जा जो है वो लिया गया है। तो वो 185% की जो फिगर है वो मैं समझता हूं कि जहां तक हुकूमती इदादोशुमार खुद से बता रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। वो उससे ज्यादा है, ये नहीं, उससे कम है।
اس سے کم ہے. اور یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بوجھ ہے یہ آنے والی حکومت کے اوپر ہوگا اور اس سے مارچ میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ بھی کرنا ہے, تو وہ گورنمنٹ کس پوزیشن میں ہوگی اس وقت؟ دیکھیے جج صاحب, ایک بات کر لیتے ہیں الیکشن سے پہلے کی اور ایک بات کر لیتے ہیں الیکشن کے بعد کی. دیکھیے الیکشن سے چند ہفتے پہلے 4-5 بہت بڑی بڑی خبریں آئیں, آپ کی بھی نظر سے ضرور گزری ہوں گی. ایک تو خبر تھی کہ شنگھائی الیکٹرک جو ہے وہ $2 ارب کی ڈیل اس نے پاکستان میں کلوز کر لی. پھر خبر آئی تھی کہ اتصالات نے ٹیلینا پاکستان خرید لیا ہے اور $400 ملین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی جا رہی ہے. پھر خبر آئی کہ وافی انرجی سعودی کمپنی ہے وہ $150 ملین کی سرمایہ کاری کرتی ہے. پھر خبر آئی کہ ریمکو دنیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی ہے وہ $100 ملین پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہے. الیکشن کے بعد اس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن کے فوراً بعد جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمیں بہت بڑا ایک آئی ایم ایف کا نیا پیکج چاہیے ہوگا. کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بغیر میری نظر میں نہیں چل پائے گی. اگلے 3 سالوں میں کوئی $80 ارب ڈالر کے حوالے سے ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اور وہ آئی ایم ایف کے علاوہ جو معاملہ ہے وہ نہیں چلے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یا 2 یا 3 بڑے سوال چاہیے جو میرے ذہن میں آتے ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ جو نئی حکومت منتخب ہو کے آئے گی کیا وہ سیاست کو ترجیح دے گی یا معیشت کو ترجیح دے گی. دوسرا بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو معاشی پالیسی چل رہی ہے کیا وہ نئی حکومت جو منتخب ہو کے آئے گی وہ اس میں تسلسل قائم کر رکھے گی یا نہیں. اور پھر وہ جو سیاسی اعتبار سے پولرائزیشن ہے جس لحاظ سے ہم ہماری عوام تقسیم ہوئی ہے اس کو دور کر پائے گی یا نہیں. ٹھیک, اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے, میں چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین صاحب, پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی مارکیٹ کے اندر ہے, ابھی بھی رنگ کے اندر ہے, ابھی بھی پچ کے اوپر ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ دونوں پارٹی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, دونوں کو اڑا دیں گے, بلکہ جے یو آئی کو بھی اڑا دیں گے. اور کراچی میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا پانی نکل آیا وہاں پہ بہت زیادہ بارش کی وجہ سے, تو اس کے بعد کراچی میں آپ لوز کر چکے ہیں اپنا ووٹ بینک. دیکھیں یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے ایک دن کی بارش کے پانی کو لے کر سیاست کرنا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی اور مخالفت کی وجہ نہیں رہتی. آپ آئیے کراچی کے بارشوں کے جو بہت طوفانی بارش کراچی میں ہوئی 1-2 گھنٹے کے اندر, بے شک بہت تیز بارش ہوئی, لیکن اس کے بعد آپ جائیں تو پورا شہر کل اتنا صاف ستھرا تھا کہ کل پورے شہر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی ایک ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے گئی ہے اور اتنا وارم ریسپشن ہمیں ملا ہے. جو لوگوں نے مثالی ویلکم کیا ہے بلاول بھٹو کو, ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے لے کر ڈسٹرکٹ ویسٹ سے لے کے ڈسٹرکٹ کماڑی سے آپ چلے جائیں ملیر تک, سینٹرل ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ ہے کہ کراچی میں ان کے امیدوار جیتیں گے. اچھا دیکھیں یہ تو ہر ایک کی سوچ ہو سکتی ہے, اچھی سوچ رکھتا کوئی بری بات تو نہیں ہے, اور سیاست اور جمہوریت ہمیں یہ تو نہیں سکھاتی کہ ہم کسی کی سوچ پہ تالے لگا دیں. اگر وہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ ملے گا یا انہوں نے خدمت کی ہے کراچی میں, ان کے نمائندگان نے 3.5 سالوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, تو ایسا نہیں ہے ان کے نمائندگان جو ہے وہ کراچی کو ٹائم نہیں دے پائے, اور خود عمران خان صاحب جو ہے وہ کراچی کا کبھی وزٹ بھی نہیں کیا انہوں نے. جب سیلاب اتنا خوفناک قسم کا سیلابی صورتحال تھی ان کے اندر, تو ایک دفعہ بھی نہیں آئے. یہ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی تھی, ان کے دکھ میں سکھ میں ہر مشکل وقت میں پیپلز پارٹی کے نمائندے ہی ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے کہ ان کو کہیں سے سیٹیں ملیں گی تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اور 8 تاریخ دور نہیں ہے, اب تو صرف ایک دن کی بات ہے. پرسوں جو ہے وہ انشاءاللہ عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کرنا ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے جو بھی سیٹیں جیتتا ہے عوام کس کو پسند کرتی ہے, کس نمائندے کو. یہ عوام با اختیار اور باشعور قوم ہے, لوگوں کو سمجھ ہے, لوگ نکلیں گے. اور
मैं आपके ठीक हो प्रोग्राम की तवज्जुद से एक और बात भी ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सहरा जाता है। कराची की जब बात होती है ना, तो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार इस बात को वाज़ेह किया कि इस शहर में हम अमन चाहते हैं, हम नफरत की सियासत और हेट पॉलिटिक्स का खात्मा चाहते हैं। न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम नफरत की सियासत और पोलराइजेशन को खत्म करना चाहते हैं। और ये नफरत की सियासत आपको पता है कि दो जमातों के माबेन कशमकश और एक ऐसी खलिश थी जो कि खत्म ही नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि 5 साल एक दूसरे को गाली दे रहा है, वो हुकूमत में आके उनको गालियां निकालते हैं, वो हुकूमत में आते तो सब डॉक्टर साहब के पास जाने में वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब, ये राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर साहब, आप रुकिएगा ना साहब, इन दोनों की मुलाकात क्या समझा जाए इसको? देखिए, मुझे डिटेल्स का नहीं पता, उसका मैंने सुना है कि मुलाकात हुई है। अब उसमें क्या डिटेल्स डिस्कशन हुई है, इट कुड बी एनीथिंग। जो आप प्रपोज कर रहे थे, दो ही हो सकता है, या आप जैसे वादुतुल मुस्लिमीन में चले जाएं, देखिए, और दूसरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके डायलॉग शुरू हो जाए। देखिए, आई डोंट नो कि उसमें से किस बेसिस पे ये मुलाकात हुई, वो तो जब इसके डिटेल्स पता चलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि वादुतुल मुस्लिमीन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ चली जाए इलेक्शंस के बाद, अगर मैं इमरान खान के साथ बैठा हूं और मैं कहूं कि देखिए, अगर हम जीत रहे हैं और हमारी स्ट्रेंथ है, इलेक्शन के बाद पता चलेगा ना हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, राय साहब हमारे साथ आगे, अगर आप इजाजत दें तो मैं राय साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये एक खबर गर्दिश कर रही है कि आपने ऑफर किया है इमरान खान साहब को कि जब इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा तो आपके आजाद उम्मीदवार आपकी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ये मुमकिन है? मैंने आज जो मेरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक, लेकिन हम उनके साथ हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ हैं, हमारी हर चीज उनकी है और हम उनका हर मरहले में साथ देंगे। ठीक, और हाँ करेंगे। और अगर वो आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहे उनके उम्मीदवार, तो फिर भी दरवाजे खुले आपके। मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हम मुश्किल घड़ी में जो उनको सूट करता है ना, जो वो चाहते हैं, बगैर किसी शर्त के उनका साथ देंगे। और वैसे आज की मुलाकात का एजेंडा क्या था राय साहब? मैं बहुत अरसे से ट्राई कर रहा था, 4-5 माह से। कभी सेशन कोर्ट में गया हूं, वहां से परमिशन मिली, फिर उन्होंने मुलाकात नहीं करने दी, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया हूं, उसमें भी काफी डिले करते रहे, फिर हाई कोर्ट में गया हूं, हाई कोर्ट ने फिर मुझे ऑर्डर पर परमिशन दी, ऑर्डर किया कि इसकी मुलाकात करने दो, तो मैं मिला उनसे। मैं उनका साथी हूं, मुश्किल घड़ी का साथी हूं, और इस जद्दोजहद के अंदर हम इकट्ठे हैं। अच्छा, लेकिन ये पार्टी के जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने बड़ी ट्राई की है, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने दरख्वास्त दे दी, लेकिन उनकी मुलाकात हुई। तो आप बड़े इस मामले में लकी हैं कि आपकी मुलाकात होगी, और आप पहले आदमी हैं जो जेल के अंदर जाके इमरान खान साहब से मिल रहे हैं। खुदा का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह ने मदद की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने खान को इंतहाई ताकतवर, पुरउम्मीद, हौसले वाला, शुजा, बहादुर, अल्लाह की बंदगी करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला पाया है, और पहले से ज्यादा मजबूत ईमान वाला पाया है, और इससे ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल वाला पाया है। ठीक, इसके बाद भी मुलाकात होगी आपकी, या ये आखिरी मुलाकात है, पहली और आखिरी? भाई मेरी इंशाल्लाह खुदा ने तौफीक दी तो फिर भी मिलूंगा, ये कोई बात है? और आपने कोई इनके साथ तय किया कि अब नेक्स्ट मुलाकात कब होगी? नहीं, मैंने कोई तय नहीं किया है। इंशाल्लाह जब भी कोशिश करेंगे कि जाएंगे, मुलाकात कोर्ट के जरिए जिस तरह से मुमकिन हो मुलाकात करेंगे। देखें, आपको पता है ना, हम पाकिस्तानी हैं, मुश्किलात की घड़ी में वफा करते हैं, मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं। ये जो वो लोग जो मुश्किल घड़ी में किसी को छोड़ जाते हैं, उनको तो जवाब मर्दी की रत्ती भी नहीं होती। और ये फरमाइएगा, ये आपकी एफर्ट के बाद हुआ है, ये सब कुछ अदालत के हुक्म पे हुआ है, या फिर जेल हुकाम ने खुद ही कह दिया, या आपको मैसेज आया कि आप आ जाएं? नहीं भाई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हम हाई कोर्ट में गए हैं, फिर उनके जरिए फिर वहां गए हैं जेल के अंदर। फिर उन्होंने सुप्रीम जेल ने आज का 1 बजे का टाइम दिया था मुलाकात का। आप देखिए, 5 महीने लगे हैं। ठीक, और बैरिस्टर सैफ साहब भी आपके साथ मिले हैं या बाद में मिले हैं? वो उधर ही बैठे हुए थे पहले से जब आप गए? नहीं, पहले से नहीं। हाँ। मैं जब दाखिल हुआ तो साथ वो भी दाखिल हुए हैं। ठीक, यानी दोनों इकट्ठे गए हैं आप? जी जी, और पहले मैं गया हूं, साथ पीछे वो भी आए हैं। ठीक, और दोनों की इकट्ठी मुलाकात हुई है बहरहाल? हाँ, इकट्ठे बैठे हुए थे। ज्यादातर बातें मैं नहीं की हैं, उन्होंने शायद इक्का दुक्का कोई बातें की होंगी, लेकिन जो कि खान साहब खुशहाल थे, मुझे इंतजार कर रहे थे कि भाई, मुझे कहते बड़ी बहुत खुशी हुई है, मेरी आपसे मुलाकात हुई है, और मुझे भी बहुत खुशी है मेरी उनसे मुलाकात हुई है। और ये फरमाइएगा कि उसके बाद जो मुलाकातें हैं वो सियासी होंगी उसके बाद, या फिर आप ये समझते हैं कि सिर्फ मजाज पुरसी के लिए आपको जाना चाहिए उनके पास? देखिए, मजाज पुरसी किया, हम इस जद्दोजहद में, आप वतन की हकीकी आजादी की जद्दोजहद में इकट्ठे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की जमीन किसी को ना मिले अड्डों के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद हो, दाखिली खुद मुख्तारी हो, हम एक बावकार मुल्क बने,
पाकिस्तान के अंदर जो आइन के अंदर आजादियां उन पर अमल हो, आवाम को उनके हुकूक मिले, तमाम इदारों का बकार हो, हर कोई अपनी क्या कहते हैं डोमेन के अंदर रह के काम करे, तजावज ना करे, पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ेगा। पहले आधा टूट गया है, बाकी मानते का हाल आपके सामने देखो क्या हालत है, बलूचिस्तान देख लो, सिंध देख लो, केपी देख लो, पंजाब देख लो, और हर जीबी को देख लो, क्या सूरत हाल है ठीक। पाकिस्तान की सूरत। अच्छा, ऐसे ही बताइए कि कितनी देर की मुलाकात थी? 25 करोड़ आवाम का मुल्क जो एटमी मुल्क है, इररिलेवेंट इस वक्त दुनिया के जो तहव्वुलात हैं, पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट ईस्ट की तरफ, हम कहां खड़े हैं? पाकिस्तान पॉलिटिकली इंतहाई आम जगह पर है, क्या है ये बताइएगा, बहुत वकार होना चाहिए था और हम भिखारी और गदाकार बने हुए हैं। और ऐसा ही बताइएगा कि आपकी मुलाकात कितने मिनट जारी रही, और क्या आप वहां पे अकेले थे या पे सुपरिटेंडेंट? नहीं भाई, वहां आपको पता कोई अकेला नहीं होता है, समझ आइए, वहां बैठे होते हैं 2-3 लोग उनके, और इसी तरह से वहां पर आपको पता ही है कि सब चीजें मौजूद होती हैं, तो ओपन मुलाकात थी, वो सारे सुन रहे थे जो मैं बातें कर रहा था। और कितने घंटे की मुलाकात थी? 1.5 घंटे की, 2 घंटे? मुझे नहीं, शायद आधा घंटा या उससे ऊपर मुलाकात होगी। ठीक हो, ठीक। और बहरहाल आप लकी हैं जी कि आप चले गए और आपकी मुलाकात होगी, जबकि बाकी पूरी पार्टी एफर्ट कर रही है लेकिन उनको मुलाकात नहीं हो पा रही। तो बहरहाल एनी हो, राय साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया जी। डॉक्टर साहब आप कुछ फरमा रहे थे, बताइए। देखिए, इससे वो तो उन्होंने खुद ही उसको वो कर दिया, लेकिन मेरे अपनी जो एक सोच है ना, वो ये है कि अगर हम जब हम एक अच्छी सीट्स ले लें, तो बजाय इसके कि हम किसी पार्टी में जम हो, हम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल आजाद हैसियत के लिहाज से हम इकट्ठे वोट दें, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन आपको स्पेशल सीट्स पे सफर करनी पड़ेंगी आपको। वो अब अच्छा, उसके लिए मेरे ख्याल में उसके लिए भी शायद ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने किया है, और अगर वो हमें दे देते हैं, बल्ले का निशान वापस मिल जाता है, जो अगर इलेक्शन के फौरन बाद मिल जाए हमें, तो फिर हमें उसमें भी शायद आसानी हो जाए। लेकिन लेकिन डिफेक्शन क्लास से महरूम हो जाएंगे आप, दूसरा आप मखसूस सीटों से महरूम हो जाएंगे, मेरे ख्याल में तीसरा हर बिल पास करवाने के लिए आपको सब लोगों को दोबारा इकट्ठे बिठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हम जिस स्टेज पर आ चुके हैं ना, तो वो डिफ्लेक्शन क्लॉज से आगे वो गलवद गई है, वो वाली बात होगी कि उससे आगे की बात होगी। अभी हम डिफरेंट लेवल पे वो कर रहे हैं, अभी वो डिफ्लेक्शन होना और इधर से उधर जाना ये जरा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अभी जैसे उन्होंने बताया ना कि खान साहब इस वक्त, इमरान खान जो है वो बहुत ज्यादा वो पुरजोश है, और इस कैद तन्हाई में उनको जो टाइम अल्लाह ताला ने दे दिया है ना कि वो सीरत और उस लिहाज से वो कर ले, तो उनकी एक सोच जो पहले भी थी वो और पुख्ता हो गई है, और वो बेसिकली इस बात पे बिलीव करते हैं कि अच्छी बात है, जेल उनको सूट करेगी ना। हाँ, उनको बिल्कुल, उन्होंने कहा, मैं तो उस शख्स का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो इस बात पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तो वो कहते हैं इस अवाम को उस यकीन को अपने अंदर लेकर आना चाहिए, बड़ी बात है, उस यकीन से निकलना चाहिए। 8 मई को पता चलेगा ना सर, इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूं, एक आखिरी बात कहता हूं, मैं समझता हूं आपके प्रोग्राम से मैं ये समझता हूं कि अगर अवाम 65% और 70% के दरमियान में निकल आई, तो ये बहुत बड़ा अपसेट कर देगी, क्योंकि ये जो लोग निकलेंगे ना, ये पीएमएल को वोट करने के लिए नहीं निकलेंगे, ये पीपल्स पार्टी को वोट करने के लिए नहीं निकलेंगे, ये जेयूआई को वोट करने के लिए निकलेंगे, ये निकलेंगे तहरीके इंसाफ को वोट करने के लिए, और जीतेंगे इंशाअल्लाह। अच्छी बात है। मैंने वक्फा लेना, डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट होगी, क्या वो वाकई स्टेबल गवर्नमेंट होगी, या फिर वो चू चू का मरब्बा होगी और उससे फिर मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा? उसके लिए छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, डॉक्टर फरज सलीम साहब की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो नई गवर्नमेंट होगी उसके फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या होंगे, और क्या वो वाकई सिंगल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनेगी और वो बड़ी तगड़ी गवर्नमेंट होगी, और अगर उसने इत्तेहादी साथ शामिल करने पड़ गए उनको, तो फिर क्या होगा? जी जान साहब, आप कैलकुलेशन कॉल कर रहे हैं मेरे ब्याह के ऊपर। देखिए, 3 जगह ऐसी हैं जहां पे पीटीआई 90% वोट लेके जीत सकती है। उसमें एक टिकटॉक है, एक फेसबुक है। अच्छा, नहीं, ये तंज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जहां पे असल इलेक्शन होना है वो पंजाब है, क्योंकि आपको पता है तो 7.5 करोड़ वोटर जो हैं वो पंजाब में रजिस्टर्ड हैं, और वो बाकी तीनों सूबों से मिला के ज्यादा वोटर जो हैं वो पंजाब में हैं। अब पंजाब के 3 इलाके हैं, एक तो सेंट्रल पंजाब है जो आप समझ लीजिए कि रावलपिंडी से कहीं मुल्तान तक जाता है, वहां पे कोई 82 के करीब नेशनल असेंबली की सीट्स हैं।
جو وہاں سے جیتے گا وہ جو ہے وہ لیڈ لے کے جائے گا میرے خیال کے، اگر میں نمبر دیکھتا ہوں تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ 2018 میں بھی پی ٹی آئی جب اپنی سیاسی مقبولیت کے عروج پہ تھی تو اس وقت بھی وہ یہاں پہ سیٹیں نہیں جیت پائی تھی۔ اس کے بعد سدرن پنجاب ہے، وہاں پہ کوئی 46 کے قریب نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہ وہاں پہ شخصیات کی سیاست ہے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے الیکٹیبل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے یا پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو کے پی ایم ایل این کے ساتھ جا ملے ہیں۔ پھر ناردرن پنجاب یا پوٹھوار کا ریجن آتا ہے، وہاں کوئی 12 یا 13 سیٹیں ہیں، اس کا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ نتیجہ اگر آپ مجبور کرتے ہیں کہ میں کسی قسم کی قیاس آرائی کروں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل 8 یا 9 درجن سیٹیں لے پائے گی نیشنل اسمبلی کے اندر، میجورٹی سے کم ہوگی، اس کو یا تو پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا یا آزاد امیدواروں کو ساتھ ملانا ہوگا تاکہ وہ 169 وہ 170 کے قریب کہیں جو میجورٹی بنتی ہے وہاں پہ پہنچ پائے۔ اس کا خطرہ یہ ہے کہ وہ جیسے پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی تھی 16 مہینے، اس کو آپ شاید پی ڈی ایم پلس کہہ لیں گے، تو جب کمزور حکومت ہوتی ہے اور سامنا آپ نے کرنا ہے بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ کا، یعنی کہ مہنگائی آپ سوچیں 40% پہ پہنچ رہی ہے، اس کا علاج ڈھونڈنا ہوگا، بجٹ کا خسارہ کوئی 8,000 ارب پہ پہنچ گیا ہے، اس کا علاج ڈھونڈنا ہوگا، آئی ایم ایف کا ایک بہت ہی سخت پیکج نیگوشیٹ کرنا ہوگا، تو ایک کمزور حکومت جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا یہ ساری چیلنجز کا سامنا کرنا اور ان کا کوئی سولوشن ڈھونڈنا۔ جہاں تک منشور کا تعلق ہے، جو مینیفیسٹو ہمارے سامنے آئے ہیں، کسی بھی پارٹی نے کسی بھی بڑے چیلنج کا جو ہے وہ سولوشن ہمارے سامنے نہیں رکھا۔ نعرہ بازی بہت ہے، وعدے ذکر کیا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، ماڈل کسی نے پیش نہیں کیا، پلان کسی نے پیش نہیں کیا، وہ تو ہے ہر الیکشن کے اندر پلان نہیں ہوتا، یہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے۔ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا پلان دیتے ہیں کہ ٹیکس کا یہ پلان ہوگا، اس طرح اکٹھا کریں گے، ریونیو اس طرح انکریز کریں گے، امپورٹس اس طرح ہوگی، ایکسپورٹ اس طرح۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ روایت نہیں ہے۔ نواز بھائی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ 65% اگر لوگ نکل آئے تو آپ لوگوں کو اور نون لیگ کو ووٹ نہیں پڑیں گے، وہ صرف اور صرف عمران خان کو ووٹ پڑیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہی 50% سے اوپر ہونا ایک پازیٹیو سائن اور انڈیکیشن ہوتا ہے، اور 70% اگر ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے، ابھی خود ہی انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت مقبول جماعت ہے اور میجورٹی کے ساتھ جیتے گی، تو ظاہر ہے وہ بھی تو ووٹر ہے نا، وہ بھی تو باہر نکلیں گے، وہ بھی اسی 70% میں آئیں گے جو 70% کا ذکر کر رہے ہیں ہمایوں صاحب۔ پھر ہمارے پاس جو پنجاب کے اندر ہماری سیٹس پچھلے دفعہ برے حالات تھے، جب ہم کیمپین نہیں کر پا رہے تھے، ہم نے مشکلات کا سامنا کیا تھا، ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے شہید بیوی کو پنڈی میں شہید کیا گیا، ہمارے ساتھ تو وہ کچھ ہوا ہے جو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہو، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا ایک جو ریوائول ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں، سدرن پنجاب میں ہم نے سیٹیں نہیں، اس دفعہ ہم سینٹرل پنجاب میں ہمارے لیڈر خود الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ پی ایم ایل این جس قسم کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے، بڑے افسوسناک جو ہے واقعات وہاں پہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایون کے پی کے میں، بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اسٹرینتھ موجود ہے، ہم نے جتنے جلسے کیے ہیں جا کر ہمیں بہت زبردست وہاں پہ پذیرائی حاصل ہے، تو یہ مقبولیت جو ہے وہ انگیج کرنے کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ صرف کہہ دینا کہ جی 70% نکلیں گے تو انہوں نے جا کے صرف پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ہی ووٹ کرنا ہے، یا یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بہت ہی ایک جنرلائز قسم کی، اور یہ فیکچوئل اسٹیٹمنٹس نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی جا کے جلسے کر رہی ہے، ہمیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا آ کے لوگ ویلکم کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے گرینڈ ہماری ریلیز میں لوگ اس طرح نکل رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا لوگوں کی ایک جب تک پنجاب آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے، یہ بات درست ہے، اور یہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے بھی ٹھیک بات کی، ڈاکٹر فرق سلیم نے بھی کی، اور یہ سارے تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس پنجاب ہوگا وفاق میں حکومت وہی بنا سکے گا، یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، اس کو ماننا پڑے گا آپ کو، اور یہاں آپ کی پریزنس نہیں ہے پارٹی کی وہ۔
अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, देखिए एक तो पहली बात ये कि सिंध के अंदर हमारी मकबूलियत जो है वो सबसे ज्यादा आगे है। फिर बलूचिस्तान हमारे पास, बलूचिस्तान में हम अच्छी सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम पंजाब में भी पहले से कई गुना ज्यादा सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स के अंदर सिर्फ पीटीआई नहीं है। 11,000 से ऊपर अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो वो सिर्फ पीटीआई के कैंडिडेट्स नहीं है, वो मुख्तलिफ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हर दौर में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के उसके बाद अपना फैसला तय करते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएंगे। वो 100 भी नहीं जीत सकेंगे, मेरा ख्याल है 30-40 के करीब होंगे आजाद, मगर मैं और वो सारे के सारे आप ग्रैब नहीं कर सकेंगे। जी, लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो 11,000 इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो तो बट नेचुरल है कि सबके सब ने नहीं जीतना, लेकिन वो 11,000 का ताल्लुक पीटीआई से तो नहीं है ना। मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मुख्तलिफ जहन के जो है आप देखें कि नुमाइंदगान है, इलाके के नुमाइंदगान है जो कि उनको लोग इलेक्ट करते भी होंगे, तो वो बाद में अपना फैसला करेंगे। सो नॉट नेसेसरीली दैट पीटीआई विल बी द गेम चेंजर ओवर हियर हमारे, और ना हम कोई जो है उनके ऊपर एम्फोसाइज करके बैठे हुए हैं। लिहाजा मैं समझती हूँ कि ये और पॉलिटिकल कैंपेन अगर आप देखें तो जितनी तगड़ी कैंपेन बिलावल भुट्टो ने अग्रेसिवली जो कैंपेन की है, पिछले 2 माह से हम कैंपेन कर रहे हैं। जिस वक्त पीएमएलएन ड्राइंग रूम में बैठी थी, पीएमएलएन को तो 2 हफ्ता हुए इनको घर से बाहर निकले हुए हुआ है। मंशूर हमारा सबसे पहले, पैगाम हमारा जाके हमने हर जगह पहुंचाया है, पब्लिक रिस्पॉन्स हमारे साथ है, पब्लिक सपोर्ट हमारे साथ है। तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि हम इंशाअल्लाह अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए छोटी सी कामयाब ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर माई साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी जितनी कैंपेन है वो चल रही है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे कोई भी पार्टी आपका मुकाबला नहीं कर सकती, ये कोई हकीकत है जिसे ना मानना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अगर इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए चौधरी साहब, इस तरह है कि डॉक्टर फारूक साहब भी जानते हैं, एंड आई एम श्योर आप सबके ऑडियंस सोशल मीडिया में वही लोग होते हैं। ये बॉट्स नहीं है, ये एक्चुअली लोग हैं, और अगर बॉट्स हैं तो आप भी बॉट्स खरीद के उस लिहाज से आप अपने अगर कर ले। इंटरनेट ही बंद हो गया फिर देखिए, इंटरनेट तो बंद होगा, वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई कल से बंद हो जाएगा, 1.5 दिन के लिए बंद होगा। लेकिन जो होमवर्क है वो उससे पहले हो चुका है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी जो मुझे आज जो एक बुरी बात लगी थी वो ये थी कि एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप जो जियो जंग ग्रुप है, उन लोग के जो अपने जंग में और जो न्यूज में उन्होंने फ्रंट पेज पे जिस तरीके से इश्तिहार है, नहीं इश्तिहार के, मैं इश्तिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो फ्रंट जो न्यूज होता है ना आइटम, अगर आप जंग के अखबार देखें तो उससे पहले उसमें सेंटर में लिखा हुआ ना, अगर सारे अखबारात में लिखा हुआ है, और ये वो नहीं है जो इश्तिहार है, ये इश्तिहार तो उन्होंने न्यूज के जो दूसरा मैगजीन जो दूसरा होता है ना सारे अखबारात के, लेकिन ये फ्रंट पे सेम इश्तिहार, खबर में इश्तिहार के स्टाइल में है, लेकिन है इश्तिहार वो बिल्कुल सेंटर में जो नहीं लिखा होता वो चीज है। और अगर वो उस लिहाज से किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये जानबूझ के एक इस तरीके से किया है कि ये तो मेरे लिहाज से तो इस पे तो डिस्क्वालिफिकेशन बनती है कि जिस तरीके से ये किया गया है, क्योंकि ये लोगों को मिसलेड कर रहा है, ये जानबूझ के लोग। देखिए जिस तरह आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं वो कन्वेंशनल मीडिया देखिए कन्वेंशनल मीडिया को यूज करने का मतलब ये है कि आप अखबार वाले आपसे मिले हुए, वो इस तरह के आप हैं, आप एंकर है, आपका एक पर्सनल राय होगी, लेकिन अगर आप यहां पे अपनी एक राय को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के राय को लेकर वो चल रहे हो तो वो गलत है। लेकिन आपके अपने एक सोशल मीडिया के उसमें जो मर्जी आप कहें वो आपकी अपनी राय है, उससे हमें इख्तिलाफ हो या हम उसके साथ वो अलग बात है। लेकिन आप न्यूज़पेपर जो कि पूरे अवाम के लिए, उस पर आप लिख दे प्राइम मिनिस्टर और सेंटर में लिख दे ये, मैं ये समझता हूं इस पे पहले तो उन न्यूज़पेपर्स वगैरह को होना चाहिए, और दूसरा जिन्होंने ये इश्तिहार दिए उनके ऊपर भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ना तो कानून है, ना तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, ना हमारे यहाँ पे कुछ और चीज है, कुछ भी नहीं है, तो हम किस बात का गिला करेंगे? डॉक्टर फैसल साहब, ये फरमाइएगा सर कि इन इलेक्शंस को आप क्रूशल समझते हैं या आप समझते हैं कि बड़े जबरदस्त इलेक्शन हो रहे हैं, ये हिस्ट्री को बदल देंगे पाकिस्तान की? तो पिछले 48 सालों में ये 12वां इलेक्शन है,
11 इलेक्शन हमने करवा के देखे, आपने भी नताइज उनके सामने, आपके सामने भी उनके नताइज हैं। वो आइंस्टाइन कहा करता था कि स्टूपिडिटी की एक डेफिनेशन है, यानी कि बेवकूफ़ी की एक डेफिनेशन है, और वो ये है कि आप एक ही तजुर्बे को बार बार दोहराते जाएं और इस तवक्को में बैठ जाएं कि कोई नतीजा फर्क निकलेगा। तो इलेक्शन 12वां है, 48 सालों में तरीक़ाकार बिल्कुल वही है जो पहले 11 इलेक्शन में अपनाया गया था। तो मुझे कोई डिफरेंट जो है वो नतीजा निकलता नजर नहीं आता। जो बदकिस्मती की बात यह है कि दुनिया भर की सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं या तो कारकर्दगी की बुनियाद पे वो बताती हैं कि हमने पहले 4 साल 5 साल क्या किया, ये हमारे नताइज हैं, या वो नया बयानियां देती हैं, और या फिर वो विजन बताती हैं मुल्क के बारे में। अब आप जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी बड़ी सियासी जमातें उनको देख लीजिए, चाहे वो पीटीआई हो, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, ना तो कोई कारकर्दगी है और ना ही कोई बयानियां नया सामने लाए हैं, और ना ही उनके मंशूर में कोई विजन नजर आता है। तो ये अजीब सी एक बड़ी बदकिस्मती में समझता हूं। ठीक हो गए। नवाज भाई साहब, आप फरमाइएगा कि आप इन इलेक्शनों को कैसा महसूस करती हैं और आप समझती हैं कि ये वो इलेक्शन है जिसका पाकिस्तान को इंतजार था? देखिए, पहले तो मैं इस बात का जवाब दे दूं कि कारकर्दगी और बयानिए की जहां तक बात है तो मुझे दूसरी पार्टीज का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपना मंशूर दिया है, जिसको वाज़ेह तौर पे हम अपने नैरेटिव को अवाम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे पास अपनी कारकर्दगी भी है, चाहे वो सेहत के शोबे में हमने की हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी और सोशल सेफ्टी नेटवर्क BISP जैसे सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हो, या चाहे सैलाब ज़दगान के मुतासिरीन के मामलात हो, या ज़राअत के शोबे में मसाइल हो, मसाइल का हल करना हो, और फिर उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी के 300 यूनिट तक हम जो अगर बात करें कि हम आवाम को मुफ्त देंगे, तो उसके पीछे भी हमारी एक सोच है। और उसके अलावा 17 वजारतें ऐसी हैं जो दे सकेंगे, उसकी वजह IMF के साथ आपका एग्रीमेंट है और आप ही की गवर्नमेंट ने किया है कि कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। नहीं, जो सब्सिडी हम एलीट क्लास को दे रहे हैं, उस सब्सिडी को हम खत्म करके अगर हम अपने गरीब आवाम के लिए कोई पैकेजेस लेकर आएंगे, तो हमने तो उस दौर में भी BISP दिया था जब लोग कहते थे कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं हो सकेगा। मैं आपको ना साहब आप पहले बता रहा हूं कि वो पाबंदी है कि आप कोई सब्सिडी नहीं देंगे। देखिए, हम अपने अगर नहीं, वो वी हैव अ प्लान टू दैट। अगर हम अपने ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, हम सोलर एनर्जी के थ्रू अपनी आवाम को जो है सस्ती बिजली देना चाहते हैं, तो उस पर तो हमें कोई नहीं पाबंदी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास 17 ऐसी जो वजारतें वफाक में मौजूद हैं जहां पे एक्स्ट्रा जहां पे खर्चे जा रहे हैं, हमारे जहां पैसा लग रहा है, वो पैसा हम आफ्टर डेवोल्यूशन ऑफ पावर 18वीं तरमीम के बाद उन वजारतों की गुंजाइश बाकी रहती ही नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों ने उस पर काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ये उम्मीद के साथ आगे काम करना चाहती है कि हम ये नहीं कहते कि कट्टे ले लें, गाय ले लें, अंडे ले लें, हम हकीकत पसंद बात कर रहे हैं, फैक्चुअल रियलिटी। ये जो वजारतें, इनमें से बेशुमार वजारतें वो हैं, जब 2008 में आपकी गवर्नमेंट बनी थी तो आपने वो वजारतें बनाई थी। उस वक्त तो ऐसी ऐसी वजारत क्रिएट कर दी गई जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो ये 17 बल्कि उससे ज्यादा वजारतें जो हैं 2008 में क्रिएट हुई थी। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। लेकिन आखिरी इस सारे मामले में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि वोट जरूर दीजिएगा, इसी से पाकिस्तान बदलेगा।